सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त अवामी मसाइल हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जैसे बिजली की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो गैस की कीमतों के बढ़ने के साथ गैस बंद हो गई। पूरे मुल्क में इस वक्त गैस की बंदिश है। जहाँ पर घरों में लोगों के लिए मसाइल हैं, वहीं पर इस वक्त जो फैक्ट्री और मिल मालिकान हैं उनका कारोबार ठप होकर रह गया। CNG एसोसिएशंस वो भी एहतजाज कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम डटे हुए हैं, किसी सूरत भी ये फैसला कबूल नहीं किया जाएगा जो सदन गैस की जानिब से किया गया। इस पर भी हम बात करेंगे जैसे जैसे ये मामला सामने आते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और टॉपिक जो हम बात करेंगे वो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से है कि अब ये कहा जा रहा है कि पहले जैसे शेर व शकर नज़र आए हैं पिछले कुछ ऑर्डिनेंस को कवानीन और बिल्स लाने की सूरत में, हुकूमत और अपोजिशन, नैब ऑर्डिनेंस के मामले पर भी तमाम के तमाम अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस पर इकट्ठे होने में फ़ायदा उन तमाम लोगों की जमातों के अंदर मुख्तलिफ लोगों के लिए है जिन पर नैब के केसेस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस पर सवालात कर दिया। हुकूमत को 3 माह में की मोहलत भी दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस लाकर नैब के पर काट दिए हैं और अब नैब जो है वो किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकेगा। पहले जो नैब का फैसला आया, अब अगले आने वाले दिनों में ये अगर मंजूरी हो जाएगी तो फिर नैब भी एक टूथलेस किस्म का इदारा हो जाएगा या नैब वाकई अगले आने वाले वक्त में मजबूत होगा। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हमारे मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब सीनियर कानूनदान हैं। आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली है। कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब, सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज गुफ्तगू करते हुए रिमार्क्स देते हुए ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जो हुकूमत चाहती है कि नैब के कानून को फारिग कर दें कि पर काट दिए जिस किस्म का ऑर्डिनेंस, जिस किस्म की तब्दीलियाँ नैब के कवानीन में लाई जा रही हैं। तो क्या यह वाकई नैब जो है वो टूथलेस किस्म का अब इदारा बनने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सर, और बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर जो अमेंडमेंट्स इससे पहले तजवीज़ की गई थी, मैं तो ये सोचता था कि शायद हुकूमत जो है इसको रजिस्ट करेगी, चूँकि हुकूमत का एजेंडा जो है वो अकाउंटेबिलिटी का है। और जिस तरह की तजावीज़ अपोजिशन की तरफ से रिकमेंड की गई थी, पेश की गई थी, वो अगर नाफिज कर दी जाए तो इसका मतलब यह है कि एक टूथलेस इदारा, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं रहती, इसलिए कि इस तरह के इदारे तो ऑलरेडी मौजूद हैं। एंटी करप्शन है, FIA है, वो इससे ज़्यादा मौसर इदारे साबित होंगे अगर ये मौजूदा जो अमेंडमेंट्स हैं ये उसमें तस्लीम कर ली जाए। और लेकिन मैं हैरान हुआ कि जब वो हुकूमत जो इस एजेंडे पर आई थी कि जनाब हमारा काम तो अकाउंटेबिलिटी है और हम नहीं छोड़ेंगे किसी को और ये करेंगे और वो करेंगे, उन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए फौरी तौर पर उन्होंने कोशिश की कि जनाब ऐसी वो तरामीम जो लाना चाहती है अपोजिशन, उससे भी 2 हाथ आगे बढ़कर उन्होंने तरामीम इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। अब देखें, एक इसकी मौलियत यानी 5 अरब 50 यानी करोड़ जो है वो रखना, और उसके बाद फिर इख्तियार गिरफ्तारी का नहीं है। यानी आप मुझे ये बताएं कि ऐसा इदारा जो गिरफ्तार नहीं कर सकता किसी को, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा? और उस गिरफ्तारी में फिर ये यहाँ तक है कि आपको वो ये कहेगा कि जी आप अपना कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे, यानी मतलब अपनी पेशी के लिए कि जी आप पेश होते रहेंगे। ये वो सारी बातें हैं जिनके बाद अब, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर ये बात उस ज़माने में एतराज़ के तौर पर उनकी तरफ से की जाती थी, नवाज शरीफ साहब के वकला की तरफ से, कि भाई आपने ये जो हमारे ज़िम्मे डाल दिया है कि जी ये साबित आप करें कि ये जो आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं ये आपके करप्ट मीन्स से नहीं आए। तो वो जनाब अब ये वही बात यहाँ इन्होंने इस अमेंडमेंट में डाल दी है कि ये जब आप करप्शन का इल्ज़ाम लगाएंगे तो आप बुनियादी तौर पर यानी ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, उसके लिए आपको साबित करना होगा, यानी नैब को साबित करना होगा कि ये जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं ये करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से नहीं आए।
तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक एक मैं तो उस पर बात कर सकता हूँ। जो अमेंडमेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो सारी की सारी इस तरह की है कि आप उसको देख ले, उसके बाद ये इदारा बिल्कुल एक बेहैसियत और बेतौकीर इदारा बन जाता है। बिल्कुल सही। सर, हम इस पे ये बात करते हैं कि गिरफ्तारी जब किसी भी केस में है, चाहे वो FIA हो, चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नैब हो, अगर वो कर ही नहीं पाता तो फिर करेगा क्या? हम इस पे फर्दन बात करते हैं। कुरैशी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। कुरैशी साहब, इमरान खान साहब करते थे कि सबका एहतसाब होगा कि बराबरी की सतह पर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब जब कानून ही ऐसा नहीं होगा कि किसी के एहतसाब करने वाला इदारा उसको गिरफ्तार न कर सके, 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन होगी तो उसका इख्तियार होगा कि उस पर कोई मामलात कर सके, सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो फिर ये इदारा तो इतना तो पहले बेख्तियार नहीं था जितना आपके दौरे हुकूमत में बेख्तियार होने वाला है। तो फिर वो कहाँ गई करप्शन के ख़िलाफ़ जंग आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुदस्सिर, मैं चौधरी साहब चूँकि कानूनदान हैं, मैंने जितना इस ऑर्डिनेंस को पढ़ा, मैं आपको बड़ी वाज़े आपको बता दूं, इसमें कतन ऐसी कोई बात नहीं है कि ये टूथलेस हो जाएगा इदारा। आप ज़रा पिछले 10 से 12 साल में जो कुछ होता रहा, और स्पेशली पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के बाद जो केसेस माजी की हुकूमतों ने अपनी अपनी अपोजिशन के खिलाफ खड़े किए और उनमें इन्वेस्टिगेशंस आकर इस दौर में हुई, बड़े नारे लगते थे कि जी ये न्याजी नैब गठजोड़ है। इसके अलावा हमारी वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो जब किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे होते हैं तो किसी भी प्रोसीजरल मिस्टेक पे जिसके पीछे कतन कोई क्राइम छुपा नहीं होता, कोई बदनीयती छुपी नहीं होती, उनके भी लम्हा फिक्रिया था। पूरी कौम इस पर मुत्तफिक थी। आपने नेशनल असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी, इवन सेनेट में भी सुना होगा, और बारहा ये कहा जाता रहा, आपके चैनल बोल से भी बड़े प्रोग्राम हुए कि जी नैब कवानीन को रिव्यू की जरूरत है। इमरान खान साहब बिल्कुल उस नारे पर कायम है, हुकूमत तहरीक इंसाफ की इस बात पर कायम है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा तो नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमने माशरे में मौजूद तमाम महरूम तबकों को किस तरह से हो, आप कह रहे हैं सरकारी अफसरान, देखिए मेरी आप दो सरकारी अफसरान कीमा साहब के हसन फवाद साहब के हवाले से तो मिसालें देते रहे कि ये मियां साहब, बड़े मियां साहब और छोटे मियां साहब के साथ मिलकर असल करप्शन करने वाले और रास्ते दिखाने वाले थे वो लोग हैं। तो अगर आप सरकारी अफसरान को अलग कर दें तो फिर तो सियासतदान तो सबसे ज्यादा मासूम है बेचारे, उनको तो मालूम ही नहीं होता कि करप्शन का रास्ता कौन सा है। सियासतदानों का आपको नहीं मालूम होता सर, आप तो अवामी वोट लेकर जब आया होते हैं, फाइलों के गोरख धंधे तो समझा रहे होते हैं अफसरान के क्या तरीकाकार होता है, तो उनको ही जब आप साइड पे कर देंगे तो फिर बेचारे सियासतदान ही सिर्फ रह गए जिनको पकड़ना है। देखिए मैं कर्ज करूंगा, ये जो भी अब कवानीन बनने जा रहे हैं उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे आना है, वहां सियासतदानों ने इस पर डिबेट करनी है, उन्होंने इसका रास्ता मुतय्यन करना है कि नैब ने अब कैसे वर्किंग करनी है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लामिक रूल्स के मुताबिक भी हम चूंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैंने जितना पढ़ा, कहा जाता है कि जी 100 गुनाहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जब हम जाते थे इदारों में, हम ऑफिसर से मिलते थे, मैंने बारहा ये कई जगहों पर यह बात कोर्ट भी की है और मैं आपसे भी अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे एक बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ने कहा कि जी मेरे पास ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, 4 फाइल्स मेरे पास कोर्ट ने डायरेक्ट की है, मेरे पास मुझे डायरेक्शन दी है, मैं इन पर डिसीजन करूंगा। मुझे तो जी नैब की हथकड़ियों से डर लगता है। मैं कतई इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि खुदा न खास्ता कोई गिरफ्तारी के इख्तियारात वापस ले लिए गए। नैब की ताकत उसी तरह से बहाल है, लेकिन नहीं है ना। अब अगर एक ताजिर उसके सुन लेना, मेरी सुने मुदस्सिर साहब, मैं इस पे पूरा प्रोग्राम कर सकता हूं, मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा। देखे अब अगर FBR के हवाले से कोई रूल्स है और कानून है तो किसी ताजिर को यह लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने मामलात को उसी अंदाज में लेकर चले। अगर उसके टैक्सेस के मामलात हैं तो FBR के कवानीन मौजूद हैं, FBR को भी हमने स्ट्रेंथन करना है। अगर सारे मामलात नैब नहीं देख रहे तो फिर बाकी इदारे क्या करेंगे? FIA का अपना इन्वेस्टिगेटिंग स्टाइल है और नैब में भी जब तक रेफरेंस दायर ना हो जाए, साबित ना हो जाए कि कोई जुर्म हुआ है, नैब में पहले भी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। तो सर अब तो सारे के सारे लोग अभी रेफरेंस से पहले ही पकड़ लिए गए, जरदारी साहब भी पकड़े गए, उनकी हमशीरा भी, शरीफ खानदान के लोगों के भी हवाले से ये मामला हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से भी हुआ, तो ये तो सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं इस वक्त कैसर ने में ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा है, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब सर आपके वक्त का।
इसमें दो चीज़ें नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से डिस्कस हो रही है। एक तो सरकारी अफसरान के लिए, दूसरा जो ताजिर लोग हैं उनके लिए, बिजनेसमैन लोग, क्योंकि आपके खुद बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, इसलिए मैं आपसे सवाल है कि आप समझते हैं कि जिस किस्म का ये अब नैब कवानीन आ रहे हैं, इसमें तो फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी जमात के सियासतदानों या उससे जुड़े हुए सरकारी अफसरान या फिर जो बिजनेसमैन लोग हैं, क्योंकि आप खुद बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा? ये बेहतर कानून है या फिर जिसका वादा करके PTI आई थी कि जनाब करप्शन के ख़िलाफ़ जंग है और वो जंग जारी रहेगी, अब वो जंग जो है वो मफाहमत की शक्ल इख्तियार कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके पास माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी हैं। मेरा तल्लुक़ क्योंकि बिज़नेस से है और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिज़नेस और कॉमर्स विंग का प्रेसिडेंट हूँ, उनका जो ये विंग है। ये मुझे बताइए कि ये जो वादे करके आए थे कि एहतसाब करेंगे, लोगों को अकाउंटेबिलिटी होगी और लोगों से पूछेंगे, और अब ये देखिए ना, 1.5 साल तो गुजर गया इस हुकूमत को आए हुए। मुझे ये बताइए कि इस नैब ने, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी पूरी कैलकुलेटेड ओपिनियन है कि पाकिस्तान में 4,500 अरब रुपए सालाना अंडर इन्वाइसिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है और करप्शन हो रही है। तो 4,500 साल का बनता है, 1.5 साल में कोई 7,000 अरब रुपए बनता है। 7,000 अरब रुपए का हो चुका है ये, क्योंकि करप्शन पहले से बढ़ गई है। पाकिस्तान का नंबर जो था जब ये आए थे तो 108वां नंबर था करप्शन में। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा दिया है कि 108 से बढ़ के हमारी करप्शन 111वां नंबर हो गया दुनिया में। तो 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा इन 1.5 सालों में करप्शन, मिस एप्रोप्रिएशन हो चुकी है। नहीं, मैं पिछली बात नहीं करता, जो कुछ ये कहते हैं PTI वाले कह रहे थे, हमें पता नहीं क्या क्या बातें ये करते रहे। तो ये जो 7,000 अरब रुपया हुआ है उसमें से नैब ने तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 अरब रुपये वसूल किए। तो बाकी जो 6,850 अरब है वो किसने वसूल करना? अभी तक क्या किया है नैब ने? अगर यही एक नैब ही एक इदारा है जिसने ये सारी करप्शन रोकनी है, तो ये अभी अगर इसी तरह करना है, लोगों की पगड़ियाँ उछालनी है, यहाँ पे कोई कारोबार करना नहीं चाहता, सबके कारोबार रुक गए हैं, ब्यूरोक्रेसी ने काम रोक दी है। कारोबारी लोग जो है कहते हैं जो हमारी इज्जत ही ख़त्म हो जानी है, पहले आपने हमें पकड़ लेना है, बाद में हमें आपने कोई बताना है कि सबूत क्या है। तो ये तरीका तो फेल हो गया। ये तरीका किसका? इमरान खान साहब का पास कर लेते हैं असेंबली में आप लोग, तो फिर ये फ़ायदा जहाँ बिजनेसमैनों का हो जाएगा, वहीं पर आपकी जमात के लीडरान के लिए भी तो आसानी हो जाएंगी। ये फ़ायदा मुल्क का, देखिए, ना मेरे लीडरान को आसानी होनी चाहिए, ना बिजनेसमैन का फ़ायदा होना चाहिए, मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए। ये तो आप सब कायल है ना। ठीक है, मुल्क का फ़ायदा किस तरह हो रहा है? दुनिया ने जो मुल्क ये करप्शन ख़त्म की है वो एक सिस्टम से ख़त्म की है। वो कानून ऐसे बने हैं जिनमें एक सिस्टम है। वो लेकिन जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी है, आज तक इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, उससे उन्होंने ख़त्म की है। तो ये हो सकती है, बाकी मुल्कों ने किया है। ये तो नहीं कि हमारे यहाँ कोई नई चीज़ आ जानी है, हम वही चीज़ अडॉप्ट करें जो दूसरे मुल्कों ने की है। और ये नैब ने तो आके एक तमाशा मचाए रखा ना। किया क्या है? एक कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, उसके बाद छोड़ देते हैं। 6-6 महीने आपने पकड़ा, उसके बाद छोड़ दिया, और मुल्क में लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, या तिजारत बंद हो गई, यहाँ रेफरेंस ही नहीं बन पाता है, तफ्तीश उस तरह से नहीं हो पाती। आप सही कह रहे हैं। मैं आरिफ चौधरी साहब, नैब पर सर ये भी तो इल्जाम है कि पिछले 1.5 साल के अंदर नैब ने जिस तरह से लोग पकड़े, कहाँ हुई है जी, जिस तरह से लोग पकड़े हैं, और उसके बाद रेफरेंस भी पूरी तरह से दाखिल नहीं होते अदालतों के अंदर ही। या फिर बात होती रही कि नैब अपनी तरह से पूरी तरह से काम भी नहीं करता। तो फिर नैब अगर ये काम ही नहीं कर रहा, इस तरह के कवानीन बन गए, तो फिर नैब पर भी तो सही तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे थे कि अब नैब को सिर्फ लिमिटाइज कर दिया जाएगा, जो बाकी इदारों के केसेस हैं वो वही इदारे संभालेंगे। देखिए, बात यह है कि नैब ऑर्डिनेंस की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई थी कि इससे पहले एंटी करप्शन और FIA के कवानीन जो थे और वो इदारे जो थे वो काफ़ी लिहाज से काफ़ी हद तक वो बेअसर हो चुके थे और वाइट कॉलर क्राइम को की बेखनी में रोल प्ले नहीं कर रहे थे। ये जो एतराज़ात थे ये नैब पे थे कि आप एक तो गिरफ्तारी के मामले में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों को किसी स्टेज पे गिरफ्तार कर लेते हैं, किसी को किसी पे करते हैं, किसी को गिरफ्तार ही नहीं करते। सही। तो ये चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। और दूसरा, नैब को री इन्फोर्स करने की ज़रूरत थी। नैब के अंदर हमने बार बार ये कहा कि नैब
चेयरमैन साहब को अपने घर का ख्याल करना चाहिए। वहाँ वो इन्वेस्टिगेटर और वो यानी प्रोसिक्यूटर्स मौजूद हैं जिनकी वाबस्तगियाँ दूसरे लोगों के साथ है और बहुत बहुत उसकी मिसालें दी गई, तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। मेरे साथ बैठे हुए नदीम कुरैशी साहब फरमाते हैं कि जनाब मुझे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है कानून, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि थोड़ा सा इसे ये अमेंडमेंट्स 4-5 अमेंडमेंट्स को आप देख लें कि अगर इसके बाद ये सेक्शन 5, 9 और सेक्शन 10, 14, 15, 18 ये तरमीम इन्होंने यकीनन पढ़ी होंगी। इसके बाद मुझे ये बताएं कि इतना तो बेख्तियार पुलिस भी नहीं होती कि पुलिस जो है किसी यानी ऑफेंस जो कागनिजेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस के पास इख्तियार है कि किसी शख्स को वो गिरफ्तार कर सकती है यूं ही FIR दर्ज होती है। यहाँ ये इख्तियार भी नहीं है कि किसी को गिरफ्तार करे, उन्हें कह सकती है कि जनाब आप बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दें। तो बात यह है कि ये सारे जितनी सेक्शंस हैं एक एक सेक्शंस को आप ज़रा गौर कर लें। और दूसरी बड़ी बात है, मैं ये समझता हूँ कि यूं लगता है कि जैसे जब तक दुश्मनों का मामला था ये बड़े पुरजोश थे कि नैब भी बड़ी मजबूत होनी चाहिए और एहतसाब भी होना चाहिए कड़ा। यूं ही हवा का रुख बदलने की बात की चेयरमैन ने, उसी वक्त इन्होंने इसका नोटिस लेना शुरू किया कि जनाब अब हवा का रुख बदलने वाला है, हमारा काम जितना हो सकता था वो हो चुका है, अब हमारी चूंकि बारी आने वाली है इसलिए इसको टूथलेस कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानी हकूक़ और सारी बातें जो आज इन्हें याद आ रही हैं ये उन्हें उस वक्त नहीं थी जब इसी कानून के तहत नवाज शरीफ साहब जो है उनको सज़ा हुई, इसी कानून के तहत बाकी लोग पकड़े गए और जेलों में लोग इनकार्सिरेट हो रहे हैं। लेकिन ये मामला क्या था, उस वक्त ये कह रहे थे कि जनाब हम तो आए हैं लुटेरों, डाकुओं और चोरों के लिए। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, कभी भी नॉर्मल कवानीन के तहत वाइट कॉलर क्राइम जो है उसकी बेखकनी नहीं हो सकती। अगर किसी के पास इख्तियार गिरफ्तारी का नहीं है, अगर किसी के पास सो माई शो के ग्रेटिफिकेशन वाली सेक्शन जो है इलीगल ग्रेटिफिकेशन सिविल सर्वेंट्स के बारे में वो खत्म कर दी गई है। यानी मतलब ये कि ये कहते हैं कि जी बड़ा कानून, इन्होंने कानून को तरीक़ेकार ये होता है कि आप उसके वो पहलू देखें जो डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं, वो पहलू देखें जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में आते हैं। उनका तदारक करने का मतलब ये होता है कि उसे आप उन बुराइयों से पाक कर दें उस कानून को। इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि उस कानून को सिरे से ऐसा बना दें कि इसके बाद वो कानून जो है वो मौजूद भी रहे, हर चंद हैं कि नहीं है। ये कानून रहेगा, यकीन माने इसके बाद कहीं आपको कोई गिरफ्तारी ये तो रिक्वेस्ट करने वाला मामला हो गया आरिफ साहब, ये तो रिक्वेस्ट करने वाला है कि मुल्ज़िम को रिक्वेस्ट कर दी जाए कि सर आप आ जाएं, आपसे तफ्तीश करनी है। हुजूर आपको आप जरा मेहरबानी करें, कोई मेहरबानी करें, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा कुरैशी साहब, सर हवाओं के रुख से डर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि फिर कानून बदल दें मियाँ साहब के लिए कि मियाँ साहब आपको साबित करना है कि ये कैसे आपने एसेट्स बनाए हैं। अब ये कानून ही जब तब्दील हो जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं कर पाएगा वो मुदस्सर इकबाल से, आरिफ चौधरी से या नदीम कुरैशी साहब से कि आपने ये कैसे बनाए हैं। ये तो फिर खुद साबित करता फिरे आकर नैब कि है या नहीं है अदालतों के अंदर। तो फिर इस किस्म के कानून में तो कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा। देखिए, एक तो मैं अर्ज करूं चौधरी साहब से बसत एहतराम कि इमरान खान साहब ने जो मोटो लेकर चले थे, 22 साल जद्दोजहद की, इस कौम को एहसास दिलाया, इस कौम से ये बात बनवाई कि कोई रियासत, कोई मुआशरा करप्शन के साथ नहीं चल सकता। और 2018 में फिर लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की अक्सरियती जमात बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभरी। मैं समझता हूं हम उसी बात पर स्टैंड कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि माजी में अपोजिशन की जमातों ने जो कवानीन बनाए जिसपे वो खुद मोतरज थे, तमाम सियासतदान फ्लोर ऑफ द हाउस कहा करते थे कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने इस मुल्क को एक ऐसा एनवायरनमेंट फराहम करने का प्लान किया तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली मौजूद है, सेनेट मौजूद है। अगर हमारे अपोजिशन के दोस्त समझेंगे कि जी ये तो अब हवाओं का रुख देखकर चीजें चेंज हो रही हैं, आप देखें 1.5 साल में तमाम तर तनकीद के बावजूद आप अपने मीडिया टॉक शोज को एनालिसिस करें, देखें किस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वो चीजें भी तनकीद। सर हम तो ये साथ थे कि इस मुल्क का है वो लूटने के नारा जो आपका है उसमें आप
साथ है, तो हम तो इस बात पे साथ थे। अगर अब आप ये कर रहे हैं तो बहरहाल ये नेशनल असम्बली और सेनेट का फैसला होगा, आप उनको बात करें। ऑपोजिशन पे तो सबसे ज़्यादा केसेस हैं, वो सबसे आगे पहले होगी, उसके बाद हवाओं के रुख बदलने में अगर आपके लोगों का केसेस होगा तो वो होगा। अगले आने वाले दिनों में हम इस पर ज़रूर बात करते रहेंगे। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ ही रहेगा, आरिफ चौधरी साहब का हम शुक्रिया अदा करते, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस वक्त मियाँ साहब की जो तबीयत ख़राब है, उस मियाँ साहब की तबीयत की खराबी के पीछे अब क्या सीन चल रहा है और हुकूमत पंजाब अब इस पर क्या फैसला करने जा रही है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अवामी मसाइल के हवाले से, जो आपने सुएनजी एसोसिएशन के हवाले से और स्विस सदर्न गैस के हवाले से मामला जाने हैं। कुरैशी साहब पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर एक और बड़ा अहम मामला है आपके इत्तेहादियों का और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अवामी मसाइल आपकी हुकूमत को हल करने चाहिए, अवामी मसाइल पेचीदा हो रहे हैं, उसका हल नहीं हो पा रहा है। विफाक का चाहे इदारा पंजाब में हो या सिंध में या कहीं भी, अब CNG जैसी एक बुनियादी सी चीज़ है और गैस जो है वो घरों में नहीं आ रही, CNG स्टेशन पर नहीं आ रही, फैक्ट्रियों को नहीं, मिलों को नहीं मिल रही है, तो किधर जा रही है? फिर आपकी प्लानिंग 1.5 साल के अंदर तो कुछ ना हुई। कुरैशी साहब आप सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी नदीम कुरैशी साहब, मैं मुदस्सिर आपसे अर्ज जी करूं। जी 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 मैं आपसे एक अर्ज करूं, CNG या सुई गैस ये कोई पिछले 1.5 साल का इशू नहीं है। पिछली 2 दहाइयों से पाकिस्तान में नए ज़खायर के हवाले से वो बदकिस्मती से काम नहीं हो सका। मेरा बैठ के मकसद यह सिर्फ तनकीद करना नहीं है, मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मैं अपने हल्के को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। यकीन जाने वाकई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ों ये सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो सुई गैस की डिमांड बढ़ जाती है, गैस की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने 100% ये कोशिश की है कि इंडस्ट्री को और डोमेस्टिक लोगों को किसी भी सूरत घरेलू सार्फिन को तंगी ना आए। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम की सख्तियाँ इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चल रही हैं। सर्द मौसम हो रहा है, कराची का दर्जा हरारत कम हो रहा है, लेकिन जहाँ मुश्किलात हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके और कश्मीर शुमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी हो रही है, तोदे वहाँ पर गिर रहे हैं। लोगों के लिए आमद और रफ्त तो जहाँ मुश्किल होगी है, ज़िंदगी गुजारना भी इस वक्त खासा मुश्किल है। आबदा बलोच हमारी नुमाइंदा इस वक्त कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। आबदा, आगाह कीजिएगा, मौसम की सूरत हाल क्या है और जो इमदादी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चल रही थी उनकी क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वादी कोयटा में पहाड़ों पर बर्फ़ जो है होने की वजह से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। आज भी वादी कोयटा में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। ताहम अगर कोयटा के नवाई इलाकों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त कोयटा के जो नवाई इलाके हैं वहाँ स्मोक का राज है और जो अदनिगाह है वो ताम गाड़ियों और जो पैदल चलने वाले लोग हैं स्मोक के बायस उन्हें काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोयटा में जो शहर है वहाँ पर मतला जो है अबर आलूद है, धूप तो है लेकिन अभी भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो बर्फ़ है वो इसी तरह ही सड़कों पर भी मौजूद है और जो मैदान है वहाँ पर भी बर्फ़ मौजूद है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से वादी कोयटा में जो मौसम है शदीद सर्द हो गया है और जो पानी है वो भी जम जाते हैं, जिसकी वजह से जो बर्फ़ है अब तक पिघल ना सकी। धूप भी निकल गई है लेकिन सर्दी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि धूप भी कोई असर नहीं दिखा रही। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। जी ठीक है
आपदा हमें आगाह कर रही थी कोयटा की सूरत हाल के हवाले से। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में जो कुछ हुआ और उसके बाद से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज दौरा भी था और वहाँ पर उन्होंने ज़ख्मियों की भी अयादत की, रास्ते भी खोलने की अब कोशिश की जा रही, लेकिन सख्त मौसम बहरहाल और इसके आड़े भी आ रहा है। बिशारत मुगल इस वक्त आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिशारत मुगल, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में सर्दी की शिद्दत मसलसल बढ़ती जा रही है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदो नवाब में इस वक्त यक बस्ता हवाओं का राज है। सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। इस सर्दी ने कश्मीर भर के इलाका मकीनों को अपने घरों में मैसूर करके रखा हुआ है। हालिया जो बर्फबारी और बारिशें हुई हैं उसके बायस आज़ाद कश्मीर में 76 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। जो सरकारी अदाद व शुमार मज़ीद आना शुरू हो चुके हैं। वादी नीलम में सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। 73 अफराद वादी नीलम से हैं और दीगर अजला से 3 अफराद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुजफ्फराबाद जो तशरीफ़ लाए, उन्होंने नीलम वैली के अंदर मुतासरा इलाकों के मुतालिक ब्रीफिंग भी ली और भरपूर। ठीक है, बिशारत मुगल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक। और एक और अफसोसनाक खबर दें कि मामूली तकरार, मामूली झगड़ा 3 भाइयों की जान ले गया। हम बात करेंगे इस वक्त, हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नुमान। आगाह कीजिएगा, झगड़ा मामूली से था और फिर उसके बाद मामला इतना आगे क्यों बढ़ा? जी, पेशावर के नवाही इलाके डेरी बागबानान में पेश आने वाले गुज़िश्ता रोज़ के अफसोसनाक वाक़े के बाद 3 जवान जो कि फायरिंग की वजह से कत्ल कर दिए गए थे, उनकी नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई है। और मेरे अक़ब में आप देख सकते होंगे कि ये 3 जो हैं उनकी तदफीन भी कर दी गई है। हमारे साथ इन 3 मकतूल भाइयों के मामू कामरान मौजूद हैं। इनसे इस वाक़े के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसका थोड़ा सा बताएं। इसाक और मामू थे, उसका बेटा है, तो उसके साथ मामूली सी तकरार पे इन दोनों ने आपस में तकरार की है। तो उसके साथ जो इसाक के 3 बेटे और थे उस जगह पे मौजूद थे। जब वो गए उस मोहल्ले में पहुंचे तो उन्होंने पहले ऊपर से फायर की, फिर उनके जो 3 बच्चे थे उन्होंने एक वाक़या पकड़ लिया, दबोच लिया और वापस आता गया। और तो ये अफसोसनाक वाक़या पेशावर के नवाही इलाके में पेश आया। मामूली तकरार और 3 भाइयों की जान ये तकरार लेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।